हेलो एंड वेलकम टू द सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आज बात करेंगे कुल्हिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउल कमर साहब से, जो पटना में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हैं, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कुल्हिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम बात करें तो सीमांचल में एक बड़ी आबादी है कुल्हिया की, जो कि बैकवर्ड है, और एक बैकवर्ड स्टेटस दिलाने में ज़ियाउल कमर साहब हैं, उनका एक बड़ा रोल रहा है। और उन्होंने कुल्हिया को तो ओबीसी स्टेटस दिलाया ही दिलाया है। उसके अलावा इन्होंने जो कुल्हिया को बिहार में BC 2 का स्टेटस प्राप्त था, उसके बाद इन्होंने BC 1 का भी स्टेटस प्राप्त करवाया है। इनका बड़ा रोल रहा है। इनके अलावा बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हैं, जो कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव शायद नहीं है, तो उनसे आज हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं ज़ियाउल कमर साहब से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आज अपने पैतृक गांव में वो मौजूद है, तो इसलिए हमें बात करने का मौका मिला। चलिए, आपका भी शुक्रिया। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो कुल्हिया की हिस्ट्री क्या है। ब्रीफ में एक हिस्ट्री आप हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बाद हम ये आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसे आपने एक संगठन को खड़ा किया, उसके बाद कुल्हिया को OBC स्टेटस दिलाया। जहाँ तक कुल्हिया बिरादरी का इतिहास का सवाल है, इस पर सबसे पहले फ्रांसिस बुकानन अपना एक किताब लिखा है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। उसमें उन्होंने लिखा है कि कुल्हिया बिरादरी मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में 711-12 में जो आक्रमण हुआ था दाहिर पर, एक राजा था वहाँ का सिंध का, उसका नाम था दाहिर। उसके ऊपर वहाँ हज्जाज बिन यूसुफ का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, उन्होंने उस पर आक्रमण किया, और उनको हराने के बाद में फिर गुजरात पर आक्रमण किया। और गुजरात के बारे में कहा जाता है कि मेवात का एरिया में ये कुल्हिया बिरादरी एक मजबूत सेना के रूप में काम करता था। और वहाँ से जब अकबर का ज़माना था, पटना किला फतह नहीं हो पा रहा था, उन्होंने वही मेवात से कुल्हिया, उस वक्त उनको सैक कहा जाता था, कुल्हिया नाम 17वीं सदी में आया है, तो वहाँ आया, पटना किला को फतह किया। उसके बाद सैफ अली नाम से एक पूर्णिया में फौजदार था 17वीं सदी में, उनके टाइम में ये लोग आया। उस वक्त नेपाल और इंडिया का सीमा जलालगढ़ था, और वहाँ जलालगढ़ जलालुद्दीन के नाम से जलालगढ़ यह किला था। वहाँ पर कुल्हिया बिरादरी का जो आर्मी था वो यहाँ पर था, और नेपाली लोगों को हरा करके जो जोगमनी बोलते हैं उर्दू में, उसको जंगबंदी कहा जाता था, कि वहाँ तक इसको धकेल दिया नेपाल को, और वहीं एक सुलह हुआ जिसको जंगबंदी कहा जाता था, और उस जगह का नाम जोगमनी रखा गया। और उसके बाद से यहाँ पर जो है कुल्हिया आबादी यहाँ रहने लगा। इसके बारे में ओमेली का एक इतिहास है जो 1811 में है। उन्होंने कहा है कि कुल्हिया बिरादरी में बहुत ज़्यादा तादाद में ट्राइबल लोग इसमें शामिल हो गया। और हम लोग भी जब रिसर्च किए हैं तो बहुत ऐसा चिन्ह मिला है जो ट्राइबल का हम लोग यहाँ निशानी है। जैसे खम्हार एक होता है फसल रखने का, उसमें एक मुंडा का तस्वीर जो लोग सूप में बनाता था, इस तरह का बहुत सा। और गांव का सुरक्षा के लिए सतपीर वगैरह हुआ, और चथड़िया पीर वगैरह हुआ, इस तरह का बहुत सा ये है जो जोड़ता है कि कुल्हिया बिरादरी में ट्राइबल भी मिक्सअप है। और उस ट्राइबल का नाम कोल जनजाति बोला जाता था। कुछ लोग कहा जाता है कि कुल्हिया कोल से भी बना है, मगर ज़्यादातर इतिहासकार का, जिसमें वो PC राय चौधरी है, अब्दुल कय्यूम साहब हैं, उनके बाद हसन अस्करी साहब हैं, इनके भी कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार इन्होंने लिखा है। इसमें लिखा है कि कुल्हिया का ओरिजिन जो है वहीं से है, अरब से है, और ये मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए कुल्हिया को शेख सिद्दीक भी कहा जाता है। और कुछ इतिहासकार जो है इसको ट्राइबल और शेख के बीच का भी माना जाता है। ये बहरहाल दोनों का जो इतिहास अपना है मिला जुला के, सैफ अली के ज़माने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में कुल्हिया बिरादरी लोकल इलाके में फैल गया, क्योंकि मुग़ल का शासन लगभग समाप्त हो चुका था। इन लोगों का रोटी रोजी जो सेना के रूप में था वो ख़त्म हो गया था। वो लोकल आबादी में शामिल हो करके और यहाँ खेती बाड़ी में जुड़ गया।
और उसी ज़माने में एक शायर यहाँ था 17वीं सदी में, नाम अभी थोड़ा हम मिस कर रहे हैं, और वो एक किताब लिखा था जिसका ट्रांसलेट कहा जाता है कि गीतांजलि था। तो वो दमका का रहने वाला था, जो आज भी प्योर कुल्हैया गांव है। तो इससे भी साबित होता है कि ये बिरादरी जो है 17वीं सदी से यहाँ लगभग 300 साढ़े 300 साल से इस इलाके में फैला हुआ है। हम लोगों का अपना ओपिनियन है कि कुल्हैया मिक्सअप आबादी है। ये बात भी सही है कि इस्लामपुर जो फतुहा के अगल बगल में है, हाल फिलहाल से कुछ लोग वहाँ भी आकर के यहाँ ज़मींदारी ले करके यहाँ पर बसा है, और वो भी सही है। और जहाँ तक सवाल है आर बेनिफिट का, तो इतिहास इसका यह है कि कुल्हैया बिरादरी को आरक्षण 96 से पहले नहीं था, जबकि पॉलिटिकली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे। 1937 में पहली बार बिहार में इलेक्शन हुआ था अंग्रेज़ के ज़माने में। उस वक्त भी ज़ियाउर रहमान साहब जीत के गए थे। उनके बावजूद जब चारों ज़िला का एक एमपी था, ताहिर साहब उस वक्त चारों ज़िला से एमपी बन के गए थे। और खुशी की बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था, जिससे संविधान लिखा गया था, उस संविधान के वो मेंबर भी थे। ताहिर साहब उस संविधान के मेंबर भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी वो मेंबर थे। और हम लोगों को बहुत फ़ख्र है कि हमारे बिरादरी के आदमी आज़ादी से पहले से सक्रिय थे पॉलिटिकली। और मगर उस वक्त जो गांधी जी 1932 में जो गोल मेज सम्मेलन, थर्ड गोल मेज सम्मेलन क्या था, जहां आरक्षण का आगाज़ हुआ था, उस वक्त उन लोगों की सोच नहीं थी। जो हमारे बिरादरी के लोग थे, इन लोगों की कोई सोच नहीं थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन में इनको दिया गया व्यवस्था, तो उस वक्त ओबीसी का कोई व्यवस्था नहीं था, सिर्फ एसटी और एससी का व्यवस्था था। इसलिए ये लोग सोचा कि न ओबीसी या बीसी का कोई ये प्रोविज़न नहीं है। मगर 1971-72 में पहली बार बिहार में जो है मंडल मुंगेरी लाल कमीशन आया। मुंगेरी लाल कमीशन के तहत यहाँ पर जो है बीसी और ओबीसी का, बीसी और BC1 का प्रोविज़न आया। बाद में कर्पूरी ठाकुर नाम से एक और कमेटी बनी, जिसको कर्पूरी फार्मूला कहा गया। कर्पूरी फार्मूला के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जब VP सिंह की ये जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई कहा कि नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान में जो है सर्वे कराएंगे और एक जाति जो है ओबीसी आएगा और उसको केंद्र में हम 27% आरक्षण देंगे। जब जनता पार्टी की सरकार 77 में बनी, तो उन्होंने जो है मधेपुरा का MP मंडल को अध्यक्षता देते हुए पूरे इंडिया में उन्होंने जांच मंडल कमीशन का जांच कराया, जिसमें 7137 जाति को पूरे हिंदुस्तान में खोजा गया। और हम लोगों को अफसोस हुआ कि वो मधेपुरा हमारे ज़िला से सटे हुए था, और पूरे हिंदुस्तान में घूम करके वो 7137 जाति को खोज निकाला, मगर कुल्हैया बिरादरी को उन्होंने खोज नहीं निकाला। और वो वक्त जब कट गया, तो इंदिरा गांधी जब 80 में PM बनी, तो उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में रख दिया। मगर जब VP सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर था कांग्रेस का, जब वो विद्रोह करके अलग हुआ और देखा कि कांग्रेस को तोड़ने का यही एक बड़ा एजेंडा है कि हमने मंडल आयोग को लागू करने का वो एजेंडा दिया। और उस ज़माने में याद होगा कि मंडल और कमंडल का काफ़ी जंग छिड़ा। हिंदुस्तान मतलब दो भाग में लोगों का सोच हो गया। एक आरक्षण वाला मंडल कहलाया, दूसरा अतिवादी हिंदूवादी जो कमंडल कहलाया, जिसमें इंद्र स्वामी नाम का एक लड़का था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया जिसका नाम था इंद्र स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका डिसीजन 91 में आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहा कि केंद्र सरकार जो है एक कमीशन बनाए, सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन, और वो पूरे इंडिया में रिवाइज करे कि कौन ऐसी जाति जो है मंडल में गलत ढंग से घुस गया है उसको बाहर करे, और कौन ऐसी जाति है जो छूट गई है उनको जोड़े। तो यही एक हम लोगों को एक सहारा मिला। ये चीज़ हम देखे उस वक्त हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम इंदौर में दे रहे थे। वहीं सुबह पेपर देखे तो हम लोगों को एक ये आ गया कि यही एक मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग वहाँ पर सारे लड़कों से मिले। उस वक्त रज्जाक साहब थे, जोगिंदर के आबिद साहब थे, सिबली थे, मन्नन थे, हन्नन थे, और हमारे यहाँ हम लोग थे। मसरूर हमारे गांव का था, डुमरिया का बहुत सारा लड़का था, केलाबाड़ी का तबरेज था, परवेज था, डोरिया का मोहिब भाई थे, करीम साहब थे, पूर्णिया के कुद्दूस भाई थे,
बहुत सारे लड़के, सैकड़ों लड़का जो है हम लोग मिल करके वहाँ एक शाहिद भाई थे लखनपुर के, मुजाहिद भाई थे, तो सारे लड़का हम लोग मिलके सोचे कि एक संगठन बनाएंगे जिनका नाम कुल्हैया रखेंगे। तो 92 में हम लोग जो है कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साइंस कॉलेज कैंपस में हम लोग बनाए। उसके बाद से हम लोग मिलना जुलना शुरू किए। जाबिर हुसैन साहब, उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि 3 चीज़ आपको ज़रूरी मिलेगा, वो 3 चीज़ कर लीजिए। एक तो आप इतिहास को लाइए, पूछा जाएगा कमीशन में कि आपका इतिहास क्या है, तो इतिहास हम लोग ढूंढे। तो इतिहास हम वो एक कहे थे तो हम लोग 4-5 ढूंढ लिए, जो 200 साल 250 साल पहले का भी ढूंढ लिए। और जो पहली किताब जो हम लोग के बिरादरी में जो लिखे थे, जिसका हुसैन नाम था उनका, वो उनके किताब से भी जो है हम लोगों को काफ़ी मटेरियल मिला। ये सारा चीज़ देखते हुए जब अल्पसंख्यक अध्यक्ष से मिले तो फिर उन्होंने बताया कि आप लोग जा कर के पिछड़ी जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अली अहमद साहब थे। फिर उनके घर पर हम लोग गए, उनसे मिले तो वो बोले फला मटेरियल आप अवेलेबल कराइए, और ये तमाम मटेरियल अवेलेबल कराए। फिर हियरिंग वहाँ रखा गया। हियरिंग के बाद हम लोग का यहाँ जांच कमेटी आई। वो जांच कमेटी पूर्णिया में रुकी। वहाँ जावेद साहब थे, जितने भी वकील वहाँ पर पूर्णिया में थे, मुख्तार साहब थे, जावेद साहब थे, और कमर साहब थे भखड़ी के, वो सब सपोर्ट किए। एक मुजीबुर रहमान साहब थे। सारे लोग मिलजुल करके हम लोग वहाँ से रिपोर्ट करवाए। फिर अररिया में रिपोर्ट हुआ, हलीम साहब के पास भी कमीशन को ले गए। कमीशन को कहा कि नहीं, इसको कराया जाए। आरक्षण का 3 स्टेज था। पहला स्टेट में था तो पहले छानबीन कर करके तब ये एनेक्सर 2 का रिकमेंड किया। उसका एक सेक्शन है 9 में पिछड़ी जाति आयोग का रिकमेंड को मानना सरकार को बाध्य होता है। तो एनेक्सर 2 में हम लोगों को सरकार जो है 96 में रिकमेंड किया। फिर सेंट्रल के लिए ओबीसी के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिए। फिर ओबीसी का छानबीन हुआ, वो 21 पेज का क्वेश्चनायर दिया। वो सारा चीज़ देखते हुए फिर हम लोग ओबीसी में इसको करवाए 99, खास कर 8 दिसंबर 1999 में हम लोग ओबीसी से रिकमेंड हो गया। उनके बाद फिर हम लोग 5-6 साल इंतज़ार किए कि देखें बिहार में BC2 से कोई फ़ायदा होता है कि नहीं। तो देखें कि BC2 से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। अंत में जा कर के हम लोग फिर सोचे कि एनेक्सर 1 के लिए किया जाए। तो 7 के बाद से फिर हम लोग एनेक्सर 1 के लिए संघर्ष किए, और 14 में हम लोगों को एनेक्सर 1 भी मिल गया। अच्छा, एनेक्सर 1 मतलब पहले हम एनेक्सर 2 में थे और उसके बाद हमें एनेक्सर 1 मिला, तो इनमें किन किन लोगों का ज़्यादा रोल रहा? क्योंकि एनेक्सर 2 तो हमें बिहार में मिल गया था, उसके बाद हमें बहुत, क्योंकि आंदोलन बहुत ठंडा पड़ गया था, तब कोई मतलब मूवमेंट नहीं था। तब फिर एनेक्सर 1 में आया, उसमें किन लोगों का ज़्यादा रोल था? एनेक्सर 1 के बाद थोड़ा सा जो ये एनेक्सर 2 के बाद हम लोग ओबीसी तक बहुत सतर्क रहे। ओबीसी में जब मिल गया तो हम लोगों को एक लगभग जो डिमांड था वो अचीव हो चुका था। सिर्फ वेट एंड वॉच करना था कि इसका कितना बेनिफिट बिरादरी को मिल रहा है। जब 6-7 साल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, सक्रिय था, मगर पटना लेवल पर था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उतना सक्रिय नहीं था। जब हम लोग एहसास किए कि नहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तब हम लोग एहसास किए कि नहीं इसको एनेक्सर 1 के लिए फिर दोबारा संघर्ष किया जाए। एनेक्सर 1 के लिए भी जब हम लोग एप्लीकेशन दिए तो एक पिछड़ी जाति का अध्यक्ष था तांती, उनके टाइम में भी हियरिंग वगैरह सारा कुछ हुआ, मगर हियरिंग होने के बाद वो डिजोल्व हो गया वो कमेटी, इसलिए वो चीज़ ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2009 में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे राधा मोहन, उनके टाइम में फिर पिछड़ी जाति आयोग दोबारा बना। तो जाके उनसे पर्सनली पहले हम लोग 2-3 आदमी मिले तो वो बात किए, तो वो जिक्र आया सगीर साहब का, जुबैर साहब का, जलाल साहब का, जो उनके साथ में जुडिशरी में काम करते थे, कि वो किस बिरादरी के हैं, बताए कि इसी बिरादरी के हैं। तो बहुत मुतासिर हुए, बोले कि उन लोगों को ला के हमसे मिलाना। फिर सगीर साहब वहीं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और हमारे साथ ही थे, तो उनसे जाके मिलाए। जुबैर साहब से भी मिलाए,
तो वो मुतासिर हुए कि नहीं बहुत अच्छी बात है, आप तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाइए। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हम लोग एकजुट किए। बाकी पॉलिटिकली नीतीश जी का जो एनेक्सर 1 में नीतीश जी का भी योगदान रहा, क्योंकि एमपी का इलेक्शन होने जा रहा था 2009 में। तो वो चाहता था कि 14 में, तो वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो हमको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए उन्होंने जो है अपना एक उनका एमएलए वो लेडीज लेसी सिंह है, उनको कहा कि इन लोगों का मैटर को देखिए। और लेसी सिंह से जब हम लोग मिले तो वो देखा कि हमारे लोकल कुछ लोग यहाँ का हमारे क्षेत्र से भी आप लोग लीजिए। एनेक्सर 1 में बहरहाल पूर्णिया से ज़्यादा सपोर्ट हमको मिला और एनेक्सर 2 में अररिया से ज़्यादा सपोर्ट मिला। एनेक्सर 1 के लिए हम लोग अररिया में कदम नहीं रखे, सिर्फ पूर्णिया में ही हम लोग इसके लिए ये किए, एक्टिव रहे। अच्छा, पूर्व मंत्री हैं मंजर आलम साहब, उसने अपने एक फॉर्मल स्टेटमेंट में कहा है कि एनेक्सर 2 से एनेक्सर 1 में लाने में उनका बड़ा रोल है। इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो किसी का आलोचना नहीं करेंगे, वो छोटे भाई जैसे हैं। जब केडीओ हम लोग चलाते थे तो वो लोग जो है हॉस्टल में, बीएन कॉलेज हॉस्टल में रहता था। कई मीटिंग में बीएन कॉलेज से लालबाग लुंगी पहन करके वो आ जाते थे। मगर यह है कि सक्रिय रोल उसका नहीं था। मगर एनेक्सर 2 से एनेक्सर 1 में जो ये पीरियड आपको बताए, इस पीरियड में नीतीश उनको कार्यभार दिया था कि तुम इसमें लगे रहो, इन लोगों का कमीशन जहाँ जहाँ जाए तुम भी साथ रहो। तो इसमें था, वो भी था एक्टिव, सरफराज भी एक्टिव था, और आपका कस्बा का आफाक साहब थे, वो भी एक्टिव थे। तो सेकंड फेज में बहरहाल सारे लोग एक्टिव थे। मगर जो डॉक्यूमेंट्री मामला था, असल चीज़ डॉक्यूमेंट्री से होता था, तो डॉक्यूमेंट उन लोगों के पास किसी के पास नहीं था हमारे इलाके में। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का नाम आता है। पप्पू यादव थे उस वक्त, सरफराज आलम साहब आपने बता ही दिया, लेसी सिंह, ये लोग। पप्पू यादव का जहाँ तक रोल है, इसका फर्स्ट फेज में इनका रोल ज़्यादा रहा है। क्योंकि जब जाबिर साहब बोले कि आप कुल्हैया का जो है एक आवाज़ विधानसभा में उठवा दीजिए, तो वो आवाज़ उठाने वाला हम लोगों को कोई आदमी नहीं मिल रहा था। जिसको भी बोल रहे थे तो वो टाल मटोल कर रहे थे। तो पप्पू के पास हम लोग गए कि भाई विधानसभा में आवाज़ उठाना है, आवाज़ उठाइए। तो वो तुरंत तैयार हो गए, लेटर पैड अपना आगे कर दिए और बोले कि क्या लिखना है हमारे लेटर पैड में लिख दीजिए। दूसरे दिन आइए, हम लोग साथ जाएंगे। और देखे कि वो बेचारे दूसरे दिन जाके विधानसभा में कुर्सी उठा के पूरा हंगामा करके कि कुल्हैया का नाम जोड़ना चाहिए, और नाम जुटा विधेयक वहाँ से ये किया गया, सर्वसम्मति से उसको अस्वीकृत किया गया, क्योंकि प्रोविज़न था उसको के कमीशन के थ्रू आना था। और वो पेपर आज तक हमारे पास है। उनके बाद से वो जुड़े रहे, मगर सेकंड फेज में उससे हम लोग राब्ता नहीं किए। राब्ता करते तो वो मदद करता। जी। सीमांचल में तो कुल्हैया एक बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी आबादी तो नहीं कहे, लेकिन कुछ एरिया में सबसे बड़ी आबादी भी है। तो आरक्षण मिलने के तो काफ़ी टाइम हो गया, तो किन किन लोगों को इनका लाभ हुआ है, या क्या सिचुएशन है अभी कुल्हैया का? कुल्हैया का तो हमको एहसास हो रहा है कि आरक्षण मिलने से ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया इस बिरादरी में। जिस वक्त आरक्षण ले रहे थे गिन के हमारे यहाँ एक आईपीएस से हसन रेजा साहब, आज आईपीएस और एलाइट से हमारे यहाँ 9 आदमी हैं। और बिहार लेवल पर भी काफ़ी हम लोगों को लाभ मिला है। मेडिकल में गिन करके लेडीज़ में हम लोग देखते थे ये घुसना आ रहा था, आज हम लोग अगर गिनेंगे तो 100 से ज़्यादा तादाद में हम लोगों का नंबर चला गया है। इंजीनियरिंग और दूसरे विभाग में और छोटे मोटे सर्विस में हज़ारों के तादाद में गए हैं। तो बेनिफिट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग तो मोटा मोटी यही कह सकते हैं कि बेनिफिट के मामले में हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। एक तो ये बात पता चलता है कि आपके बातों से चला कि जो कुल्हैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक स्टूडेंट मूवमेंट था, तो स्टूडेंट ने उस वक्त काफ़ी स्ट्रगल किया, सिर्फ एक स्टूडेंट मूवमेंट ही था। अभी जाके कहीं ना कहीं इसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं चेंजेस आया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यह है कि जिस वक्त हम लोग इसको बनाए थे उस वक्त हम लोग स्टूडेंट थे। खास के मदरसा शमसुल हुदा में शुरुआती 2-3 मीटिंग के बाद ही एक मीटिंग रखे थे, जिसमें बिरादरी के सारे बड़े लीडरान को बुलाए थे। तस्लीम साहब भी गए थे, मोइदुर रहमान साहब भी गए थे, अशफाक साहब, अख्तर साहब, जितने भी कुल्हैया बिरादरी के नेता थे सारे लोग उसमें आए थे।
सबके सामने हम लोग सबको कह दिए थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट चलाएगा, स्टूडेंट आपका बेटा है, आपका भाई है, कभी आप लोग इंटरफेयर नहीं कीजिएगा। इसलिए आप लोग जो है एकदम सतर्क रहिएगा, मदद देना होगा दीजिएगा, नहीं देना होगा नहीं दीजिएगा, मगर ये संगठन किसी का जो है हम लोग आप लोगों के साथ सटने नहीं देंगे। उस पर हम लोग कायम रहे आज तक। ये है कि अब अभी ये मौजूदा टाइम में अब ये स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचा है, क्योंकि उस ज़माने में जो स्टूडेंट थे सब अब गार्जियन हो गए। तो अब इसको हम लोग चला रहे हैं, मगर हम लोगों की सोच है कि इसमें स्टूडेंट लोग भी आए। पटना में भी एक स्टूडेंट का विंग हम लोग जोड़े भी थे 2009 में हम लोग, मगर वो डिजोल्व हो गया है। अभी कोशिश करेंगे, आज हर स्टूडेंट के बीच में रहता है, लाल बाग वगैरह में इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जाके एक मीटिंग वगैरह करें और इस स्टूडेंट को भी जो है हम लोग सक्रिय कराएं। सीमांचल डायरी की ओर से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं कि आपने इस क्षेत्र के इतनी बड़ी आबादी के लिए एक बड़ा काम किया। उन्हें रिजर्वेशंस मिला, आज वो IAS IPS और बड़े बड़े पदाधिकारी भी बन रहे हैं, और जो एक सोशल चेंजेस भी आ रहा है। तो इसके लिए आपको हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग तरक्की करें और इलाके का तमाम समस्या जो भी है हर तरह का समस्या को उठाएं, इसके लिए हमारा जो है शुभकामना के संगठन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया।